आज से हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी तक जो FB पर आपको FB लाइव के थ्रू वीडियोस जा रहे थे, वो एक्चुअली थोड़े दिनों से हमें लग रहा था कि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है, क्योंकि FB ने उसकी सेटिंग्स चेंज कर दी हैं। पहले हम जिस तरह से HD वीडियोस शेयर कर लेते थे वो हो नहीं पा रहे अभी, तो कुछ शायद FB की पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं। तो हमने सोचा कि आज YouTube से इसको शेयर करके देखते हैं। तो आई होप एवरीथिंग विल गो वेल। हमने पिछले 2-3 दिनों में टेस्ट करके देखा है उसको, तो रिज़ल्ट्स आर बेटर, क्वाइट बेटर रादर। तो आज की क्लास में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम रिवाइज़ करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आपने देखा, लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन का पार्ट है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमें देखना है, पिछली बार जब हमने पढ़ा था और जब भी हम इसे पढ़ते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि हमें याद रखना है कि वॉट एवर इज़ द जर्नी ऑफ योर फूड थ्रू आउट दिस एलिमेंट्री कैनाल, तो उसमें वो जहाँ जहाँ से होकर के गुज़रता है उस सब पार्ट्स का हमको नाम ठीक से पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे बकल कैविटी है या ईसोफेगस है या स्टमक है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, दैट शुड ऑल्सो बी वेरी क्लियर। हाँ, कि कोई पूछे तो हम बता दें कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। तीसरी चीज़, ऑल द एंजाइम्स, वॉट एवर द एंजाइम्स आर देयर, वो हमको ठीक से पता होना चाहिए, कहाँ पर कौन सा एंजाइम रिलीज़ हुआ और उस एंजाइम का फंक्शन क्या था। ठीक है ना। तो ये बहुत आसान हो जाता है याद करना, कोई ख़ास प्रॉब्लम इसमें होती नहीं है। जो हमारी NCERT का डायग्राम है, ये भी हमको ठीक से पता होना चाहिए। NCERT का डायग्राम जो है, उसमें हमको जो लेबलिंग की गई है वो लेबलिंग के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी एग्ज़ाम में ये डायग्राम ही आ जाता है और इसमें कुछ पार्ट्स को ABCD करके पूछा जा सकता है और उनके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो हम इसी डायग्राम के ऊपर फूड की जर्नी को रिवाइज़ कर लेंगे, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, हमें ठीक ठीक पता हो कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो देखो कि ये जो है हमारी एलिमेंट्री कैनाल है पूरी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब बकल कैविटी या माउथ से लेकर के और एनस तक। जब हम फूड की बात करते हैं तो हमारा फूड जो है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। इस फूड में हमारे जितने भी टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हैं। जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट है तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल फॉर्म उसका ग्लूकोज होता है जो हमारी सेल्स यूटिलाइज कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो या तो स्टार्च की फॉर्म में है या किसी भी और पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में है। जब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी की सेल्स तक वो ना तो पहुँच सकता है, और अगर पहुँच भी जाए तो सेल्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू यूज़ देम। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली जो प्रोटीन्स हैं उनको यूजेबल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ले जाने के लिए अमाइनो एसिड में कन्वर्जन ज़रूरी है। तो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है जो कि अमाइनो एसिड बनाएगी प्रोटीन से, और कुछ एंजाइम्स भी हैं जो ये काम करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल को हेल्प करेंगे। फैट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगे, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल होते हैं, वो उसमें उनको कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स की हेल्प से किसमें, सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना। सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है। हाँ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है? इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड टू सिंपल ऑर्गेनिक फूड विद द हेल्प ऑफ enzymes. This type of nutrition is known as holozoic mode of nutrition. उसके लिए कॉम्प्लेक्स बॉडी होना ज़रूरी नहीं है, यूनिसेलुलर अमीबा में भी ऐसा होता है, आपने देखा है। अमीबा का जो एंडोसाइटोसिस था वहाँ पर भी फूड अंदर गया, एक फूड वैक्यूल में वो चला गया, वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को सरफेस से डिफ्यूज़न के थ्रू बाहर निकाल दिया।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमंस हैं और कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है, लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हम तब बोलते हैं, ये टर्म तब यूज़ किया जाता है जब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट हो जाए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो देखें कि क्या हो रहा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है वो बक्कल कैविटी में जाएगा। याद दिला दूँ, हमने कहा था कि वहाँ पर टंग है, वहाँ पे टीथ है। हाँ, टंग एंड टीथ दोनों मिलकर के इस फूड को सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। क्या करते हैं? बक्कल कैविटी में एक तो टंग है, टीथ है और उसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जिनमें से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में क्या है? सलाइवा में एक एंजाइम है जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। सलाइवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं। अब मैं हर चीज़ लिखूंगा तो बहुत देर लग जाएगी, इसलिए मैं वो सब जो मैं बोल चुका हूँ और लिखवा चुका हूँ एक सीक्वेंस में बोल रहा हूँ। आप मेरे बोलने से पहले याद कर लें, इसलिए हर स्टेप से पहले इसको पॉज कर लेना चाहिए। पॉज करके आप सोचें कि क्या बोल रहे होंगे, उसके बाद आप उसको देखें, टैली करें कि आप यही सोच रहे थे या आप नाम भूल गए थे। जो नाम भूल गए थे उसको लिख करके प्रैक्टिस कर लें। तो बक्कल कैविटी में जो प्रोसेस हुई दैट इज़ नोन एज मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ ने क्या किया? फूड के लार्ज पार्टिकल्स को च्यू करके, क्रश करके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। जो सलाइवरी ग्लैंड है वो अपनी सलाइवा, अपना सिक्रीशन निकालेगी, दैट इज़ नोन एज सलाइवा। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है जो कि फूड में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। कौन? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है टाइलिन, जो पी से शुरू होता है, PTYA। हाँ, P इज साइलेंट। सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एक ही बात है और इनका काम है माल्टोज को, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड माल्टोज इज अ कंपेरेटिवली सिंपलर कार्बोहाइड्रेट। वो ग्लूकोज जितना सिंपल नहीं है, अभी उसको आगे और डाइजेस्ट होना है, लेकिन बक्कल कैविटी में यू कैन से पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। पार्शियल डाइजेशन यानी उसके एक पार्ट का डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको याद रखना है यहाँ पे जो प्रोसेस हुई है उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। और इस तरह से सेमी डाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होता है इनसाइड द बक्कल कैविटी दैट इज नोन एज बोलस। हाँ, टंग का फंक्शन पूछा जा सकता है। टंग हेल्प्स द फूड टू गेट मिक्स्ड प्रॉपरली आफ्टर गेटिंग मैस्टिकेटेड प्रॉपरली विथ सलाइवा so that the enzyme can work properly. It helps the large particles of food or large pieces of food to get masticated properly. ये उनको पुश करता है आपके मोलर टीथ के बीच में, जिससे कि बड़े साइज़ का जो फूड है वो छोटे साइज़ के फूड में कन्वर्ट हो जाए, फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से बनता है बोलस, BOLUS। और ये बोलस अब जाता है इसके आगे फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज़ द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। एयर जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू अंदर जाता है, और फूड तो हम स्टडी कर ही रहे हैं कैसे वो बक्कल कैविटी से अंदर एनगल्फ होता है। तो द पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज़ एसोसिएटेड विद द बक्कल कैविटी इज़ नोन एज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स में हमारा फूड गया, वो एयर डक्ट में ना घुस जाए, यानी कि वो हमारे ट्रैकिया में ना घुस जाए, इसके लिए उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द फूड टू एंटर इनटू ट्रैकिया और विंड पाइप। देन दिस एंटर्स इनटू आवर ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। इसमें फूड आ रहा है। थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल देयर आर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट इनसाइड द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ईसोफेगस में वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली पता चलते हैं, हम इनको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस
पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंश्योर करता है कि फूड यहाँ से जल्दी से स्लाइड होकर के नीचे पहुँच जाए, ईसोफेगस में अटके नहीं। एंड सब्सिक्वेंटली थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल या मस्कुलर पार्ट्स में इस तरह के मूवमेंट होते हैं। तो ये पेरिस्टाल्सिस है जो कि फूड को यहाँ पे रुकने नहीं देता और फूड नीचे पहुँच जाता है। फूड यहाँ ना रुके इसके लिए सलाइवा ने भी इसको स्लिपरी बना दिया है। फूड वॉज मेड ऑलरेडी स्लिपरी इनसाइड द बकल कैविटी विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा के फंक्शन क्या हो गए? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज इट पार्शियली डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन हो गया। उसके अलावा सलाइवरी अमाइलेज का और क्या फंक्शन हो सकता है, मतलब उसके अलावा सलाइवा का क्या फंक्शन हो सकता है? और कि वो फूड को वेट कर देता है, स्लिपरी बना देता है, जो बोलस होता है उसको, जिससे कि वो स्लिप होकर के ईजिली अंदर पहुंच जाए। तो अब देखें कि ये जो हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस से होकर के फूड हमारा जब पहुंचेगा स्टमक में, तो स्टमक में हमने कहा था कि प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन होगा। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होते हैं और जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस बेसिकली मेड अप ऑफ HCl, म्यूकस एंड proteolytic enzymes. Proteolytic enzymes are the enzymes which are made to digest proteins. Proteolytic प्रोटीन का lysis यानी ब्रेक डाउन करने वाले proteolytic enzymes होते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस इन तीन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। हमने कहा था कि HCl को रिलीज़ करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं हम, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। जो म्यूकस होता है वो रिलीज़ करने के लिए स्पेशलाइज्ड म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, और जो एंजाइम रिलीज़ होने होते हैं उसके लिए चीफ सेल्स नाम की स्पेशल सेल्स होती हैं। और फिर ये गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। HCl के फंक्शंस आप याद रखें। HCl का फंक्शन है नंबर 1 टू टर्मिनेट द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज ऑन द फूड सो दैट द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कैन वर्क। दूसरा, टू क्रिएट एसिडिक मीडियम इनसाइड द स्टमक सो दैट द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स में वर्क। नंबर 3, टू एक्टिवेट द प्रोटियोलिटिक एंजाइम। यहाँ पे एंजाइम जो होता है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन उस एंजाइम का नाम है। पेप्सिन ही वो एंजाइम है एक्चुअली जो कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। इसके अलावा रेनिन भी एक एग्जाम्पल है कि एंजाइम का जो स्टमक में होता है और इन्फेंट्स में ज़्यादा एक्टिव होता है। मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम रेनिन करता है। तो अब देखो कि पूछा जाता है कि HCl का एक और रोल HCl का हम बताते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया या जर्म्स हैं तो उनको ये HCl किल कर देता है। म्यूकस का रोल है। म्यूकस जो है म्यूकस ग्लैंड से रिलीज होता है और इनसाइड द वॉल्स ऑफ द स्टमक, पूरी स्टमक की वॉल्स पर इस तरह से उसको अंदर से कवर कर लेता है सो दैट द इनर एपिथेलियम ऑफ स्टमक मे नॉट गेट इन कॉन्टैक्ट विद HCl. HCl कैन डैमेज द सॉफ्ट वॉल ऑफ स्टमक, इनर वॉल ऑफ स्टमक, तो ये उसको उसकी कॉन्टैक्ट में ही नहीं आने देता। तो ये भी काम की चीज़ है। तो इस तरह से ये बातें स्टमक के बारे में हो गई। क्या हुआ यहाँ पे? प्रोटीन्स का पार्शियल डाइजेशन हुआ। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम्स, जिनको हम बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है वो पेप्सिनोजिन फॉर्म में था, HCl की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो गया। ठीक, अब देखो कि पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन भी है यहाँ पे और ऊपर से पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट था। ये प्रॉपरली काम करे उसके लिए स्टमक की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन चलता रहता है। इन मूवमेंट को हम चर्निंग मूवमेंट्स कहते हैं। चर्निंग मूवमेंट्स की वजह से गैस्ट्रिक जूस और फूड इनसाइड द स्टमक गेट मिक्सड अप प्रॉपरली और एंजाइम्स अपना काम ठीक से कर पाते हैं। इस तरह से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो यहाँ पे बनता है दैट इज़ नोन एज काइम, CHYME, काइम। हाँ, ये जो काइम है ये अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए
यहाँ पर फिर एक ऑब्स्टेकल है, क्या है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर है, एक मसल है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये पाइलोरिक स्फिंक्टर फूड को इजीली यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर नहीं करने देता। क्या करता है, बंद करके रखता है। स्फिंक्टर एक मसल का नाम है जो हर ओपनिंग को बंद करने का काम करती है। तो स्फिंक्टर्स कैन बी प्लेस्ड एट मल्टीपल प्लेसेस इन आवर बॉडी। यहाँ पर जो स्फिंक्टर है वो पाइलोरिक रीजन ऑफ द स्टमक पर है। स्टमक के 3 रीजन है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। हाँ, तो पाइलोरिक सेक्शन पे या पाइलोरिक रीजन में जो स्फिंक्टर है उसका नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर है। वहाँ से जो काइम होता है वो थोड़ा सा एक बार में स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच पाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, इसका क्या इंपॉर्टेंस हुआ कि अगर बहुत सारा फूड आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेस्टिव प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके जाए और डाइजेस्ट होता रहे, ऐसा सिस्टम बना है। अब देखें यहाँ पर बैकग्राउंड में एक बड़ी सी ग्लैंड दिख रही है हमको, इसका नाम है लिवर। हाँ, लिखा हुआ है लिवर, ये रहा, दिस इज लिवर। लिवर एक बड़ा इंपॉर्टेंट जूस सिक्रीट करता है जिसको हम बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस को लिवर से और गॉल ब्लैडर में लेकर के आने वाली डक्ट को हम बाइल डक्ट बोलते हैं। तो बाइल डक्ट लिवर से आती है यहाँ गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में बाइल को स्टोर कर देती है। और ये जो सॉरी बाइल डक्ट नहीं, हिपैटिक डक्ट, मैंने गलत बोला, बाइल डक्ट तो लेके जाएगी गॉल ब्लैडर से। हिपैटिक वर्ड यूज़ किया जाता है लिवर के लिए। यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए अपन लिख लेते हैं। हिपैटिक डक्ट जो है वो लेके आएगी गॉल ब्लैडर में बाइल जूस को। अब बाइल जूस क्या है, बाइल जूस एक एल्कलाइन लिक्विड है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है, और गॉल ब्लैडर से पीरियोडिकली, खास करके तब जब काइम थोड़ा सा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, उस समय थोड़ा सा जब आता है ये बाइल जूस रिलीज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट का काम गॉल ब्लैडर से बाइल को लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना। फिर बाइल जूस अपना काम शुरू कर देता है। तो बाइल के क्या फंक्शन है, बाइल का फंक्शन है नंबर 1 टू क्रिएट अ बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं पैनक्रियाटिक जूस से आने वाले, पैनक्रियास से आने वाले, वो तो बेसिक मीडियम में ही काम करते हैं। और फूड आया है आपका स्टमक से, मतलब एसिडिक मीडियम से, तो फिर तो ये काम ही नहीं करेंगे। तो ये काम करें उसके लिए एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। एक्टिवेट्स द एंजाइम्स, जो कि यहाँ पर पैनक्रियास से आए हैं। पैनक्रियास से आने वाले 3 एंजाइम्स हैं। पैनक्रियास यहाँ पर एक ग्लैंड है, हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में। तो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है हमसे, इमल्सिफिकेशन। हाँ, इमल्सिफिकेशन किसका, ऑफ फैट्स, फैट का इमल्सिफिकेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को या ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना, सो दैट द एंजाइम्स में एक्ट अपॉन द फैट्स इफेक्टिवली। फैट्स के डाइजेशन के लिए हमारे पास एक पैनक्रियास का एंजाइम है। पैनक्रियास एक छोटा सा ग्लैंड है जो कि स्टमक के नीचे मिलता है, और इसका जो सिक्रीशन होता है वो 2 तरह का होता है। ये पैनक्रियास के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट एक्सोक्रिनल है, दूसरा एंडोक्रिनल है। तो जो एंडोक्रिनल पार्ट है वो तो इंसुलिन रिलीज़ करता है, जिसके बारे में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर हमारे सिलेबस से नहीं हटता तो पढ़ते हैं, लेकिन अभी वो हमारे सिलेबस में तो है नहीं। दूसरा पार्ट जो है वो ये पार्ट है जिससे निकल के एंजाइम्स आते हैं। हार्मोन्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। हम एक्सोक्रिनल पार्ट की बात कर रहे हैं पैनक्रियास के। एंडोक्रिनल पार्ट से अभी फ़िलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है
उसमें जैसे ही फूड एंटर करेगा तो एक तरफ से तो बाइल जूस आ जाएगा, दूसरी तरफ से पैनक्रियाटिक जूस आ जाएगा। पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम हैं। पैनक्रियाटिक जूस इज द जूस सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज। 3 एंजाइम्स हैं, एक तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज जिसकी हम अभी जिक्र कर रहे थे। तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो हमारे फूड में अब कार्बोहाइड्रेट्स है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। ट्रिप्सिन जो पेप्टोन्स बन गए थे प्रोटीन से, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स जो था उससे अमाइनो एसिड बनाता है। और लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनाता है। ये इनिशियल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट है, हाईली कन्वोल्यूटेड है। उसके बाद फिर भी अगर कोई डाइजेशन बच गया इनिशियल पार्ट में तो थोड़ी सी आगे इंटेस्टिनल जूस निकलना शुरू होता है और इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम हर तरह के फूड का फाइनल डाइजेशन कर देते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जो हमारा पैनक्रियाज का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर का फंक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाइल जूस के फंक्शन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाँ, तो बाइल जूस क्या क्या काम करता है, पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होते हैं, ये एंजाइम्स क्या क्या काम करते हैं, ये अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का, और ये लाइपेज जो है वो फैट्स का फाइनल डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। फिर भी अगर कुछ बच गया तो इंटेस्टिनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज अल्टीमेटली द साइट फॉर फाइनल डाइजेशन। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद अंदर इनके क्या है, जब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, फाइनल डाइजेशन हो गया है, तो अब क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होगा डाइजेस्टेड फूड का, और डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, ब्लड में डालने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर on the inside the walls of the small intestine. We call them villi. Villi are finger-like projections which are richly supplied by the blood capillaries so that the food can be absorbed into the blood. Highly convoluted small intestine का भी यही फंक्शन है कि फूड इसमें धीरे धीरे चल पाता है और ब्लड में डाइजेस्टेड फूड को एंटर करने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है। तो बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारे विलाय हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें होता 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 फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते पहुंचते जो डाइजेस्टेड फूड होता है, काम की चीज़ें सारी एब्जॉर्ब हो चुकी होती हैं एक्सेप्ट वाटर। वाटर का एब्जॉर्प्शन अभी भी चल रहा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में केवल वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलाय होते हैं। हाँ, तो हालांकि विलाय का जो काम फूड के एब्जॉर्प्शन का जो था, तो हम कहते हैं कि द रोल ऑफ विलाय इज टू इन्हांस और इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। वो वाली बात यहाँ पे हम बता देंगे। वाटर का एब्जॉर्प्शन होते 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 फिर अल्टीमेटली यहाँ पर हमारे पास बचता है वेस्ट, जिसको हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ पर एनस इज द ओपनिंग ऑफ दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज रेक्टम। रेक्टम में जाकर के सारा जो वेस्ट फूड है वो इकट्ठा हो जाता है। मतलब फूड तो निकल गया, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है, जो अब फूड नहीं कहा जा सकता, उसको अब रेक्टम में इकट्ठा कर दिया जाता है। यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर है जिसको हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। एनस को बंद रखता है जो उसको एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। हाँ, और इस तरह से ये जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है। इसके 5 पार्ट्स आपने पढ़े हैं। पहला है
इंजेशन, इंजेशन मतलब फूड को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड। नंबर 2 डाइजेशन, डाइजेशन आप समझते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली डाइजेशन हो चुका होता है सबका। हम कहते हैं कि डाइजेशन का मतलब जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। फिर क्या होगा, फिर जब हो जाएगा तो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो अब्जॉर्प्शन होगा, और अब्जॉर्प्शन के बाद ये फूड सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसको बोलते हैं असिमिलेशन। अब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन ऑफ फूड, यानी फूड का डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ ब्लड इनटू द सेल्स। सेल्स आर द प्लेसेस, सेल्स आर द साइट वेयर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स विल बी यूटिलाइज्ड। एंड नंबर 5 लास्ट क्या होगा, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देना, दैट इज इजेशन। एक बात याद रखें, इजेशन इज नॉट एक्सक्रीशन। वाई? क्योंकि एक्सक्रीशन में वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है बॉडी से, जो एक्सक्रीशन में वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जो हमारी बॉडी की सेल्स में ही बना हो। हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे पॉइजनस सब्सटेंसेस, उनको बाहर निकालना एक्सक्रीशन है। यहाँ जो चीज़ आप बाहर निकाल रहे हो वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से ही आया था विद फूड, और फिर अब वो बॉडी से बाहर निकल गया है क्योंकि हमारा सिस्टम उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाया और मे भी एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया, तो वो काम की चीज़ नहीं थी हमारे ब्लड में, वो गई नहीं। तो यहाँ पे आपको सभी तरह के जूसेस पता चल गए। ये 5 स्टेप्स वाला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये 5 स्टेप्स होते हैं हमेशा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ये 5 स्टेप्स होंगे तो न्यूट्रिशन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। ह्यूमंस में और अमीबा में ऐसा होता है। तो आपको याद रखने का क्या है, बकल कैविटी में क्या हुआ, ईसोफेगस में क्या हुआ, स्टमक में क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ। लिवर ने क्या किया, सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या किया, गॉल ब्लैडर ने क्या किया, पेनक्रियाज ने क्या किया, सबका रोल। हाँ, फिर बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, टाइलिन क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस किसको कहते हैं, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या होता है, लिवर से जो बाइल निकलता है उसके क्या फंक्शंस हैं, स्टमक में HCl के क्या फंक्शंस हैं, हाँ, व्हाट आर द एंजाइम्स फाउंड इनसाइड द स्टमक, व्हाट आर द एंजाइम्स फाउंड इनसाइड द पैनक्रियाटिक जूस, सो अल्टीमेटली इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वेरियस एंजाइम्स यू सी इन एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो बहुत आसान है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से इसको पढ़ो और आंसर लिखने की कोशिश करो कि अगर बड़ा क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन में क्या आएगा कि ये जो इसमें आपको दिख रही है लेबलिंग, हाँ, ये ही लेबलिंग करने के लिए, जैसे समझो ईसोफेगस हटा दिया, गॉल ब्लैडर हटा दिया, लिवर हटा दिया, पैनक्रियाज हटा दिया, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक भी हटा दिए। अब पूछ लिया उन्होंने कि बताओ किसका क्या रोल है डाइजेशन में, सबका अलग अलग बताएं एंड लेबल देम ऑन द डायग्राम, ABCDE करके लिख दिया उन्होंने। तो आपको अगर ये सिस्टम पूरा का पूरा आता है, उसको पीसेस में मत पढ़ो, उसको पूरे सिस्टम को एक साथ पढ़ो, और अगर ये आपको पूरा सिस्टम एक सीक्वेंस में याद हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन हो आपसे पूछा जाए आप बता दोगे। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। I hope today you will find the video quality as well as audio quality and the synchronization between audio video better as compared to every day. So hopefully give us the feedback, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसी तरह से रिकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो आज आपको अच्छा लगा तो भी बताएं, अच्छा नहीं लगा तो भी बताएं, बट क्लियरली टेल अस वेदर वी शुड कंटिन्यू विद दिस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको इसे यूज़ करने के लिए, ये भी बताओ। अगर ऐसा लगता है कि हम इसी तरह से, आपको अच्छा लग रहा है तो हम इसी तरह से चलेंगे। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं आप तो FB लाइव से ही पढ़ाओ तो हम FB लाइव से पढ़ा देंगे। आई फाइंड दिस बेटर, बट प्लीज़ गिव योर ओपिनियंस। थैंक यू।